हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस वीडियो चैनल। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसका बैक एक्सरसाइज का पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे बेटा कि क्यों क्वेश्चन कैसे पूछे गए और हमें उसका कैसे आंसर रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको नीट के सिलेबस में भी फ़ायदा होगा और आपको 12th के बोर्ड्स लेवल में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी? आपको क्या लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सोसाइटी में क्या महत्व है? ठीक है बेटा, आइए इसका आंसर देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी टर्म्ड एज द टोटल वेलबींग। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीटली हम वेल बींग महसूस करें। कैसे? हर एस्पेक्ट पे, जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं सब पर। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इमोशनल, फिजिकल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग। हम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, बिहेवियरली फिट हो और सोसाइटी में हमारा नेचर भी फिट हो। ठीक है बेटा, तो हम लोग हेल्दी होंगे। कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती हैं बेटा। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा जो फैलती है उनको बोलते हैं एसटीडी। जैसे जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा, गोनोरिया। तो यहाँ पे कुछ दिए हैं जैसे गोनोरिया, एड्स, ये सारी स्प्रेड हो जाती हैं। दे आर रिफर्ड एज एसटीडी। एसटीडी को बेटा वीडी भी बोलते हैं, वेनिरियल डिजीज, या फिर आरटीआई भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑल्सो लीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। मतलब मदर और फादर नहीं चाह रहे हैं बनना तो भी क्या होगा, वो उनमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और एसटीडी का तो खतरा है ही है। ठीक है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्कुल सही होना चाहिए। Therefore, it is very important to create an awareness among the people. लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, स्पेशली यूथ को जागरूक करना पड़ेगा बेटा। और फिर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करना पड़ेगा जो कि रिप्रोडक्शन से संबंधित हो। जैसे दो बच्चों के बीच कितना अंतर रखें, ठीक है, और फिर बच्चों के बीच जो अंतर रखने की बात है, उसके अलावा बच्चों का देखरेख कैसे करें, मदर की डिलीवरी के लिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का क्या मेथड है। तो क्या लिखा हुआ है? द यंग इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। यंग ही फ्यूचर है कंट्री का, तो दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू एक्वायर्ड एसटीडी, और इनको ही सबसे ज्यादा एसटीडी का खतरा होता है। एनसीईआरटी ने दिया है कि 15 से 24 साल की एज में एसटीडी का खतरा काफी बढ़ जाता है। हेंस सम प्रिवेंटिव मेजर that can be adapted are creating awareness about the different birth control method. डिफरेंट बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए, और एसटीडी से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर हम लोग अपनाएं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर क्वालिटी, जेंडर्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किससे मिलना चाहिए किससे नहीं मिलना चाहिए। तो दिस स्टेप विल बी ग्रेटली इम्पार्ट These steps will be greatly impart in bringing up a society consciously healthy family. इससे क्या होगा? ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो बेटा हमारी सोसाइटी बहुत ही हेल्दी होगी, और अगर हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी तो हमारा देश भी हेल्दी होगा। फिर लिखा है ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल एविल्स दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी विल प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। मतलब बोला गया इससे क्या होगा, जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रुक पाएगी, सामाजिक बुराइयां यानी सोशल एविल्स रुक पाएंगी। उसके अलावा जो सोसाइटी में हमें क्या करने, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, हम उसको प्रमोट कर पाएंगे। फिर बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच लीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। बोला गया कि जो कुछ ऐसा आपको सजेशन देना है जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ संबंधित हो, और ये स्पेशल, ये आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या कर सके, स्पेशल अटेंशन लोगों का खींच सके। तो क्या लिखा गया है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी टर्म्ड एज द सोशल वेलबींग इज पॉसिबली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग इमोशन, फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग। ये तो आप पहले ही जानते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मतलब होता है हर तरीके से हम परफेक्ट हो।
these different aspect that requires special attention are follows. क्या है special attention है? नंबर 1, awareness need to be created to the reproductive and child health care. बच्चों क्या करें? चाइल्ड हेल्थ केयर पर अवेयरनेस फैलाएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पर अवेयरनेस फैलाएं. दूसरी बात, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपुल बाय काउंसलिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एडोलसेंस, लोगों को काउंसलिंग के थ्रू जागरूक करें. क्या क्या करें? लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सही जानकारी मिलनी चाहिए, लोगों को टीन एज यानी एडोलसेंस के बारे में सही जानकारी मिलनी चाहिए. उसके अलावा बेटा हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए. और क्या, और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कौन सी चीज अपनाई जाए जिससे सेक्सुअल ड्राइव में कोई बाधा ना आए. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मन में आती हैं. इन सबको लोगों को बताना है, जागरूक करना है. और एसटीडी जैसे एड्स, हिपेटाइटिस वगैरह से कैसे बचा जा सकता है बेटा, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद देखिए सेक्स एजुकेशन को स्कूल में कंपलसरी करना चाहिए. जैसे आपकी 12th की एनसीईआरटी में ही चैप्टर क्यों है? क्योंकि आप लोगों को जागरूक बनाना ये गवर्नमेंट का मेन एम है. तो सेक्स एजुकेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल एंड दिस हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग द मिसकंसेप्शन एंड मिथ इन द कंटेस्ट ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स. मतलब ये बताया गया लोगों का भ्रम दूर होगा. लोगों का भ्रम तभी दूर होगा जब हम इसे सेक्स एजुकेशन के रूप में पढ़ाएंगे. फिर क्या लिखा हुआ है? पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डिफरेंट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन. लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा मेथड हमें यूज करना हो, चाहे वो बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो या ना हो, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो या ना हो. ठीक है, बायोलॉजी उनको आती हो या ना हो, फिर भी उनको पता होना चाहिए. ठीक है, जितने भी अवेलेबल ऑप्शन से पता होना चाहिए. प्रेग्नेंट मदर की देखरेख कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, मतलब बच्चा बॉर्न हो जाए उसके बाद मदर की देखरेख कैसे करनी है, नवजात शिशु की देखरेख कैसे करनी है, ब्रीस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है, लोगों को जागरूक करना है. और क्या, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की जरूरत, सलाह लेनी पड़ेगी. स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए. मटेरियल सपोर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर फॉर द पेशेंट फेसिंग द रिप्रोडक्टिव issues about because of uncontrolled population growth. Awareness about the family planning, social evils such as sex abuse or sex related crime. देखा होगा आजकल क्या होता है, पता लगा छोटा बच्चा घर में है, मम्मी पापा उसे छोड़ के चले गए और किसी को, पड़ोसी को बोल गए कि देखना, उसके साथ क्या हो गया, सेक्स अब्यूज हो गया, सेक्स रिलेटेड क्राइम हो गया, उसका यौन शोषण हो गया. तो बच्चे पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है. फिर पूछा गया है, इज द सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन द स्कूल एंड व्हाई. तो अभी अभी आप जानते हो सेक्स एजुकेशन तो बेटा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इससे लोग जागरूक होंगे. हमारा जो भारत है वो और आगे बढ़ पाएगा, हमारा जो देश है वो और आगे बढ़ पाएगा. तो सेक्स एजुकेशन नेसेसरी है बिल्कुल. ठीक है, इसके क्या रीजन है? नंबर 1, टू इम्पार्ट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट को सही जानकारी मिल सके. इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम द मिसकंसेप्शन एंड मिथ, ताकि वो भ्रम से दूर रह सके. किसके भ्रम से दूर रह सके? बेटा सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने से वो हिचके नहीं. और क्या होगा, और इससे क्या भ्रम दूर होगा. तो इसलिए उसको दूसरों से जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो क्या मिलेगी आपको? इस बुक से ही मिल जाएगी. प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द एडोलसेंस. एडोलसेंस में क्या क्या घटनाएं होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती फीमेल में, तो वो घबराएं नहीं, उनको पता हो कि ये एक हमारे लिए आम घटना है, ये हर फीमेल में होती है. इसी तरह मेल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्म्स कब प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स इजैकुलेट कब होते हैं. तो ये सारी बातें. क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को जागरूक करना है. किसके लिए? हाइजीन और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए. मतलब हाइजीन और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए उसको जागरूक बनाना है. उसको बनाना है कि, उसको बताना है कि कॉन्डम्स का उपयोग कितना फ्रूटफुल है, कितना नहीं है, क्या उससे घाटे हैं, क्या फायदे हैं. ठीक है, उसको वैसेक्टोमी करानी चाहिए कि ट्यूबेक्टोमी करानी चाहिए, ये सब उसको पता होना चाहिए. और एसटीडी के बारे में भी पता होना चाहिए कि एसटीडी कैसे होता है, कौन कौन से रोग एसटीडी है, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उसका इलाज है भी कि नहीं है. तो फिर ये सब हाइजीन प्रैक्टिसेस में आ जाएगा. दीज हेल्प स्टूडेंट स्पेसिफिकली दोज इन एडोलसेंस टू लीड द हेल्दी एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ. फिर बेटा पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इन पास्ट 50 years. बोल रहा है क्या 50 सालों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी कंट्री की
इंप्रूव हुई है? अगर हुई भी है तो किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट हुआ है ये बताइए। आइए देखते हैं। बेटा इंप्रूवमेंट तो हुआ ही है, भले ही वो कम या ज़्यादा हो। यस, बिल्कुल हुआ है, इनॉर्मस इंप्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट हुआ है। किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। कितने साल से? 50 साल से पूछ रहा है। क्या क्या हुआ? नंबर 1 IMR यानी इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट, और MMR यानी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, दोनों में कमी आई है। ठीक है, वो नीचे वाले ऑप्शन में लिखा है द डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी बच्चे को टीकाकरण करके बचा लिया जाता है, इन्फेंट को यानी नवजात शिशु को। नंबर 2, डिक्रीज हो गई है पोस्ट नेटल केयर पहले से बेहतर हो गई, इसलिए मौतें कम हो गई हैं। किसकी मौत कम हो गई है? मम्मी और बच्चे दोनों की जान बच जाती है। पहले क्या होता था कि घरों पे ही प्रेगनेंसीज की डिलीवरी हो जाती थी, इसीलिए क्या हो जाता था, बच्चे घर में ही बॉर्न हो जाते थे। तो उसका भी कभी क्या होता था, बॉर्न होते समय बच्चे की डेथ हो गई या मम्मी की डेथ हो गई या दोनों की डेथ हो गई, तो दोनों की मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। नंबर 3, द अवेयरनेस क्रिएटेड थ्रू द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हम लोग ने बढ़ावा दिया है, परिवार नियोजन उपाय को हम लोग ने बढ़ावा दिया है। इससे क्या हुआ, छोटी फैमिली के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो। इवन 1 चाइल्ड नॉर्म्स मेट्रो सिटीज में अपनाई जा रही है, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ एसटीडी डिजीज, यानी एसटीडी डिजीज में कमी आई है, लोग जागरूक हुए हैं, लोगों ने इससे बचने के उपाय ढूंढे हैं। ठीक है, एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बोलते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जिससे एसटीडी से बचा जा सकता है, जैसे कॉन्डम्स वगैरह। 5th, what are the suggested reason for the population explosion? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए क्या सजेस्टेड रीजन हो सकते हैं? तो देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी रिफर्स टू द सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अचानक से हमारी जनसंख्या बढ़ जाना ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एवरी डे, हर रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं और बूढ़े कम मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगा, एक्सप्लोड तो होगी। इसके टू ऑफ द मेजर रीजन, इसके 2 मेजर रीजन है। नंबर 1, बर्थ रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आयु बढ़ गई है। नंबर 2 क्या हो गया, डेथ रेट में कमी आई, यानी बच्चे ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं और बूढ़े कम मर रहे हैं। यही मेन रीजन है हमारी आबादी बढ़ने का। बेटा लास्ट 50 ईयर में डेथ रेट काफी घट गई है। डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन द बर्थ रेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वेरियस मेजर दैट हैव बीन अडेप्टेड फॉर द डिजीज कंट्रोल। बोल रहे हैं मृत्यु दर में कमी आई है, जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे रोगों को हमने कंट्रोल कर लिया है। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं, किसी भी रोग के बारे में कैसे फैलता है ये बता रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेंटेन हो गई है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन स्कूलों में वो कंपलसरी कर दिया गया है, स्कूल लेवल पे इससे इम्प्रूवमेंट हो गया है। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं। इंश्योरिंग फूड सप्लाई सबको अच्छी मिल रही है। ठीक है, गरीबी कम हुई है। तो फिर क्या हो रहा है, मेडिकल असिस्टेंट इमरजेंसी के समय में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। यही सब रीज़न है कि लोगों की जो आयु है वो बढ़ रही है। बेटा लोगों की आयु बढ़ रही है, मतलब मौतें कम हो रही हैं, इसलिए जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव द रीजन। बोलते क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना जस्टिफाई है? तो आंसर आएगा बिल्कुल। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है। ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या होता है, वो मिसकंसेप्शन है बेटा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना जस्टिफाई है, लेकिन कौन सा यूज करें ये आपको पहले पता होना चाहिए। यस, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, पूरी तरह से जस्टिफाई है। ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर रेगुलेट करना है, इसको चेक करना है, ठीक है, इसको रोकना है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को रोकना है, तो फिर क्या होगा, बिकम्स द नीड ऑफ द आवर, इस समय की जरूरत है ये। फॉर दिस डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैज बीन सर्कुलेटेड for use so that the reduce unwanted pregnancy, which is help the lessen the recorded count of birth rate and thereby regulating the process of population explosion। बोला जा रहा है बहुत सारी परिवारों में आजकल क्या किया जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज की जा रही हैं, जिससे
अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब मदर फादर नहीं भी चाहते तो भी वो प्रेग्नेंट हो जाती मदर, तो क्या होता है अनजाने में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अब वो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं प्रेग्नेंट होगी मदर, जैसे कि कॉपर टी हो गया, कॉन्डम्स हो गए, फीमेल कॉन्डम्स हो गए, डायाफॉर्म हो गया, वाउल्ट हो गया, बेटा आपने पढ़ा होगा, तो इन सब का उपयोग करेंगे तो फिर ये इससे बच पाएंगे जनसंख्या विस्फोट से। और एक चीज और होगी बेटा, क्या होगी, इससे हम लोग एसटीडी से भी बच पाएंगे, और ये बहुत ही जस्टिफाइड मेथड है, छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसीडर एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, व्हाई, मतलब गोनेट्स को निकाल देना कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं है, क्यों? देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनफोर्सीन अनवांटेड प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है उससे बचा जाए, एसटीडी को फैलने से बचाया जाए, ठीक है, एसटीडी से बचा जाए या एसटीडी को फैलने से रोका जाए। सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे दवाएं गोलियां खाई जाती है, पिल्स, बैरियर जैसे कॉन्डम्स, डायफॉर्म, वाउल्ट और ये सारे, नेचुरल कुछ आते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बट ए कंप्लीट रिमूवल ऑफ गोनेट्स cannot be contraceptive option as it will lead to infertility, इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और क्या होगा, क्योंकि ये कुछ हार्मोन बनाते हैं, आपको पता है मेल में कौन सा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा होता है, तो फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे, तो फिर स्टर्लिटी कॉज हो सकती है। इन हार्मोन की अगर अनएबिलिटी होगी तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, यानी मेल होगा या फीमेल होगा उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ना वो विकसित नहीं हो पाएगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज्ड टू प्रिवेंट any chance of fertilization and do not make a person infertile for the normal removal of the gonads would do। मतलब ये बोला जा रहा है कि गोनेट्स जो होते हैं वो निकालने पर पर्सन इनफर्टाइल हो जाता है, जबकि जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात होती है तो उसमें गोनेट नहीं निकाले जाते, हार्मोन की डिलीवरी लगातार बनी रहती है। यही कारण है बेटा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इस मेथड को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी गोनेट्स को निकालना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन आवर कंट्री, मतलब एमनियोसेंटेसिस हमारी कंट्री में बंद हो गई है बेटा, उस पर बैन लग गया है। इन दिस बैन नेसेसरी, क्या बोलते हैं, इज दिस बैन नेसेसरी, क्या ये बैन जरूरी था? तो कमेंट करिए क्यों जरूरी था। तो एमनियोसेंटेसिस इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके अगर हम सेक्स को डिटरमाइन कर ले रहे हैं या फिर किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का पता लगा ले रहे हैं कि उस बच्चे में कोई मेटाबॉलिक डिजीज तो नहीं है, अगर डिजीज है तो उससे बहुत खतरा हो सकता है, तो उसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्योर कर पाएंगे। जैसे एक रोग था स्किड, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, तो उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे रोग होते हैं, हीमोफीलिया होता है, और भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, जन्मजात रोग होते हैं, उनको सही कर सकते हैं। तो विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स एंड द मेटाबॉलिक एलिमेंट ऑफ द डेवलपिंग फिटस in the uterus of the mother and which is carried out by observing the chromosomal pattern। chromosomal pattern को देख के ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें बार बॉडी होगी बेटा वो क्या होगा, वो बार बॉडी जिसमें होगी उसमें क्या होगा, वो फीमेल होगी, जिसमें बार बॉडी नहीं होगी वो मेल होगा, तो इससे सेक्स का पता लग जाता है। द मेथड वाज डेवलप्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर in the fetus, but unfortunately this procedure has been misused for the gender detection before the birth of the child and this leads to female feticidal। मैंने बताया था ना, ये मेथड एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को या आनुवंशिक डिसऑर्डर या जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हो क्या रहा है, लोग इससे सेक्स बच्चे का पता कर लेते हैं, और अगर पता लग गया कि वो होने वाली बेबी फीमेल है तो उसकी कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी फीमेल फीटिसाइडल कर देते हैं। हैंस टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस बैन ऑन द यूजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी। तो क्या हो गया, इसका मतलब इसकी प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है, यानी एमनियोसेंटेसिस अलाउड है लेकिन वो आपको सेक्स ऑफ द बेबी का पता करने के लिए नहीं यूज कर सकते, उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, सजेस्ट सम मेथड ऑफ असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चाइल्ड। बोलते हैं जो लोग बच्चे बॉर्न नहीं कर सकते
इनफर्टाइल है बेटा, तो उनके लिए कुछ मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ बताइए क्या बोला गया। द इनएबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोसीजर ए बेबी इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब मदर फादर साथ रह भी रहे लेकिन फिर भी वो बच्चे बॉर्न नहीं कर पा रहे, तो उनको बोलेंगे इनफर्टाइल। और लिखा हुआ है ऐसा होता है लगभग 2 साल साथ रहने पर, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, विच कैन बी अराइज द कंजेनाइटल डिजीज, ये कंजेनाइटल कोई रोग हो सकता है लोगों में, फिजिकल कोई रोग हो सकता है, साइकोलॉजिकल रोग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के कारण ये हो सकता है इनफर्टिलिटी। डायग्नोस्टिक एंड करेक्टिव मेथड ऑफ फ्यू ऑफ द डिसऑर्डर कैन बी कैरिड आउट ऑफ स्पेशल हार्ट केयर यूनिट, हेल्थ केयर यूनिट। देखिए क्या बोला गया, इसको पता लगाने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए क्या किए गए, बहुत सारे स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट बनाए गए हैं, जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बनाए गए हैं। और आजकल ART टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ART का पूरा नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये स्पेशल टेक्निक्स होती है दैट कैन बी असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू बियर चिल्ड्रन। बोलते हैं इसमें क्या होता है, जो इनफर्टाइल कपल है उनको बेबीज जो है बॉर्न करा दिया जाता है इस टेक्निक द्वारा। बोलते हैं कुछ टेक्निक का नाम बताइए जो इनफर्टाइल कपल यूज कर सकता है। IVF-ET यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में डोनर से एग ले लेंगे, यानी किसी फीमेल से एग ले लेंगे और फिर मेल से स्पर्म ले लेंगे और उसको लैब में फर्टिलाइज करा देंगे, विट्रो मतलब लैब में फर्टिलाइज करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद स्ट्राइल मीडियम में फर्टाइल कराते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी ऑफ द डोनर में, और फिर कंप्लीट डेवलपमेंट उस बॉडी में ही होता है, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ टेस्ट ट्यूब में और बेबी का विकास मदर के अंदर ही होगा। इसको बोलते हैं IVF-ET, इसको बोलते हैं IVF-ET। IVF-ET का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। IUT क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, IUT और जिफ्ट। IUT क्या होगा, अगर फर्टिलाइज्ड एग 8 सेल्ड स्टेज का है, अगर फर्टिलाइज्ड एग 8 सेल्ड स्टेज का है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, रुकिएगा, ये चीज इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ये ऊपर आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। ये 2 नंबर का है और ये 1 नंबर का है, ठीक है। ये जिफ्ट के अंतर्गत ये आएगा। अगर फर्टिलाइज्ड एग 8 सेल्ड स्टेज तक का है या उससे कम का है तो इट इज देन ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब एंड फर्दर स्टेजेस डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट वही होगा। इसको बोलते हैं ZIFT। ZIFT का मतलब हो गया जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जबकि देखो IUT में क्या होगा, IUT वाला ये नीचे वाला है पॉइंट बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें 32 सेल स्टेज तक हम वेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, यानी 8 से ज़्यादा सेल स्टेज का जब ब्लास्टोमियर हो जाता है तब उसको ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, ठीक है। फर्दर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो मदर के अंदर वहीं पे हो जाएंगे, यानी 8 से कम होगा तो बेटा ZIFT जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और अगर 8 से ज़्यादा होगा तो IUT, ठीक है। बता दिया था मैंने कि ये ऊपर वाला 2 नंबर यानी जिफ्ट के लिए है और IUT यानी 1 नंबर ये इसके लिए है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सौरोगेसी होती है, सौरोगेसी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब सौरोगेसी, यानी सौरोगेसी क्या होती है, तो इस मेथड में क्या करते हैं, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, फर्टाइल फीमेल एम्ब्रियो बना लिया और उसके बाद फर्टाइल फीमेल के अंदर डाल दिया, विच देन ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ द इनफर्टाइल फीमेल हु इज नॉट एबल टू कंसीव। मतलब किसी फर्टाइल वाले का गैमेट ले लिया, उसको फर्टिलाइजेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद उस फीमेल में डाल दिया जो माँ नहीं बन पा रही थी, तो उसको सौरोगेट मदर बोलते हैं, इस फिनोमिना को सौरोगेसी बोलते हैं। गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट, इसमें क्या कर देते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग ले लिया और स्पर्म ले लिया, ठीक है। स्पर्म को क्या किया, उसमें भरा सिरिंज में, और उसके बाद फिर क्या किया, ये अनफर्टिलाइज्ड एग ले लिया और स्पर्म ले लिया, इसको सिरिंज में भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में ले जाके छोड़ देते हैं। अब देखो दोनों गैमेट पहुंचा दिया और उसके बाद क्या होगा, स्पेशली उस फीमेल में करते हैं जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती बट एबल टू सूटेबल एम्बियंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं, सिर्फ वो क्या नहीं बना पा रही, एग। इसलिए गैमेट को ही हम अगर ट्रांसफर कर दें और बाहर से स्पर्म भी डाल देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसका जो सक्सेस रेट है वो 30% के करीब है। ICSI क्या होता है, इसमें हम लोग ने वो ओवा लिया और ओवा में डायरेक्ट इंजेक्शन, किसका इंजेक्शन लोड कर दिया, स्पर्म का,
और स्पर्म को इंजेक्ट करके डायरेक्टली इसमें ओवा में डाल दिया, अब बताओ ये एम्ब्रियो बन जाएगा? तो क्या लिखा हुआ है, आईसीएसआई का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कैरिड आउट इन लेबोरेटरी, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, बस इतना याद रखिए। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, मान लो कि कोई भी हस्बैंड है, अब हस्बैंड स्पर्म नहीं बना पा रहा है, स्पर्म नहीं बना पा रहा है तो फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, अगर हम किसी स्पर्म बैंक से स्पर्म ले लें और उसको लेप्रोस्कोप द्वारा फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर दें तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस इन दिस मेथड सीमेन दैट इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हेल्दी डोनर और हस्बैंड इज इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल ऑफ और हर वजाइना। ठीक है, द सक्सेस रेट इज दिस प्रोसीजर इज 20 to 40%। फिर क्वेश्चन पूछा है बेटा, फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू बी टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी। क्या बोला गया, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी, हमें क्या करना पड़ेगा एसटीडी को रोकने के लिए? तो कुछ चीजें हैं जैसे अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एसटीडी, इससे क्या करना पड़ेगा, बचने का क्या उपाय है? नंबर 1, उसी व्यक्ति से ब्लड लो जो सेफ हो, जिसको कोई एसटीडी ना हो। तो पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन या ड्रग अब्यूजर अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो एक ही बार यूज करें। जैसे मुझे एड्स है, मुझे किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, आपको एड्स नहीं था, मेरे इंजेक्शन से आपको भी लगा दिया, तो क्या होगा, मेरा ब्लड आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा और आपको भी वही रोग हो जाएगा। इसका मतलब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या इंजेक्शन या निडल है ये बिल्कुल टोटली अवॉइड करनी चाहिए। तो देखा होगा आजकल डिस्पोजल सिरिंज एंड निडल आ गई, तो इससे बचा जा सकता है। फिर देखिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो और अननोन तो बिल्कुल नहीं है। अगर अननोन होंगे हो सकता है उन्हें एसटीडी, उन्हें रोग है, कोई एसटीडी है, तो फिर आपको भी स्प्रेड हो जाएगी। फिर कॉन्डम्स का उपयोग किया जाए, कब, इंटरकोर्स के समय। अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले उसका तुरंत से तुरंत उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद पूरा बेटा जो कोर्स होता है उसको पूरा करें, यानी कोर्स को अधूरा छोड़ देंगे तो उस समय तो आपकी एसटीडी आपको लगेगी कि खत्म हो गई, बट फिर से वो रिपीट कर सकती है। और इसके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर और या मेडिकल असिस्टेंट से मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं। कुछ बेटा स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके बारे में पूछा गया है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है और जरूरत पड़े तो एक्सप्लेन भी करिए। तो क्या लिखा है, अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, क्या अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है? आंसर आएगा बिल्कुल ट्रू, कभी भी अपने आप भी हो सकता है। फिर आएगा तो इसका आंसर मिल गया क्या, ट्रू। Infertility is defined as inability to produce a viable offspring and is always due to the abnormality या defect in the female partner। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वाइबल ऑफस्प्रिंग and can be due to the abnormality in either the male or the female, दोनों पार्टनर्स में हो सकती है बेटा, कमी किसी में भी हो सकती है। नेक्स्ट पूछा है बेटा, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, कुछ यहाँ लिखा है ना हमेशा फीमेल में ही कमी होती है, नहीं ऐसा नहीं, दोनों में हो सकती है। फिर सी क्वेश्चन है, कंप्लीट लैक्टेशन कुड बी ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? देखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया और कंप्लीट लैक्टेशन कैन हेल्प्स ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन but it is limited until the completion of lactation period only which is until 6 months after parturition। बोला गया लैक्टेशनल एमिनोरिया जरूरी नहीं है कि पूरे लैक्टेशन तक होता रहे, क्या होता है जनरली ये अप टू 6 मंथ तक होता है बेटा, यानी 6 मंथ तक के पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के 6 मंथ तक ही हो सकता है, इसीलिए तो इसको सही स्टेटमेंट नहीं माना गया। आगे चलते हैं बेटा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड, यानी ये फॉल्स निकला। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपुल। क्या ये बात सही है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपुल? तो बेटा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है।
सॉरी मैंने इस पे लगा दिया, ये ट्रू है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव मेथड होगा, इफेक्टिव अवेयरनेस होगा तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सुधरेगी। चलिए ये भी क्लियर हो गया, यहाँ आंसर लिख दिया है ट्रू। 12th और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए, इनको करेक्ट करना है। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट द गैमिट फॉर्मेशन। तो क्या लिखा है, आंसर क्या है इसका, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमिट फ्लो, गैमिट के फ्लो को रोकता है, गैमिट फॉर्मेशन को नहीं रोकता है। तो ये करेक्शन कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये गैमिट प्रोडक्शन को नहीं रोकता, गैमिट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, उसका फ्लो रुक जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी आर कंप्लीटली क्योरेबल, गलत। कुछ एसटीडी जो है वो अगर पता लग गई अर्लियर तो क्योर हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी, लेकिन एड्स और हिपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज 3 होती है बेटा, हिपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, मैं हर्पीज लिख देता हूं शॉर्ट में, HERPES, हर्पीज, ये इनक्यूरेबल है, ये तीनों इनक्यूरेबल है, ठीक है। फिर क्या है, पूछा गया ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द रूरल वुमेन, बोला गया क्या ये स्टेटमेंट में क्या गलती है, तो ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन अर्बन वुमेन, शहरों वाले बेटा, शहरों वाली दवाएं खाती है, वो गांव वाली जो है वो दवाएं नहीं खाती। फिर क्या लिखा है, इन ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में एम्ब्रियो आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में यूट्रस में हमेशा एम्ब्रियो डालते थे, गलत। अभी पढ़ा था जिफ्ट के केस में बेटा कितने सेल स्टेज में डाला था, 8 या 8 से कम, तो 8 या 8 से सेल वाला जिफ्ट के केस में डाला था फैलोपियन ट्यूब में, जबकि 8 या 8 से ज्यादा यानी 32 सेल स्टेज वालों को हम लोग ने यूट्रस में डाला था, ठीक है, तो उसे बोलते थे IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है बेटा। चलिए तो आज का सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट NCERT सोल्यूशन में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।